नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वास्थ्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के इस सीरीज में हमने अभी तक रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन डेवलपमेंट की बात जब आती है तो डेवलपमेंट कब तक कहाँ तक डेवलपमेंट हो, इस चीज़ को सोचना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। बिकॉज डेवलपमेंट के लिए हम किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर निर्भर करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को कितनी मात्रा में यूज करना है ताकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रहे। आए दिन आप खबर सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके लिए आदमी भी जिम्मेवार है। तो डेवलपमेंट का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम हो और हम प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करें कि वो संसाधन हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी उसी मात्रा में और उसी क्वालिटी में उपलब्ध हों। जैसे हम आज अगर अच्छी शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए भी इस पर्यावरण को, इस वातावरण को बचा करके रखें उसी क्वालिटी में जिस क्वालिटी में हम आज रह रहे हैं, कम से कम। इससे अगर बेटर नहीं कर सकते तो इसी अवधारणा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तब्दील किया गया। उन सबसे पहले 1983 में, 1983 में यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन ऑर्गेनाइज किया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट। 1983 किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में वो बता रहा हूं अभी। 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट सेटअप किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये कमीशन रखा गया। इस कमीशन का नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। BRUNDTLAND लैंड कमीशन। इसने सबसे पहले ये अवधारणा दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि हम उतना ही इस्तेमाल करें कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा करके रख पाए उसी क्वालिटी में। उसके बाद 1992 में किस तरह से प्रोग्रेस हुई है एसडीजी में, रियो अर्थ समिट हुआ। रियो अर्थ समिट हुआ कहां पे, रियो डे जेनेरियो, ब्राजील में। इसको रियो अर्थ समिट को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, वहां पे एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए, और इसी के आधार पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी सेटअप किए गए बाद में। 2012 में एक बार दोबारा ये जो अर्थ समिट होती है वो हर 20 साल में एक बार होती है। 2012 में एक बार फिर से अर्थ समिट हुई रियो डी जेनेरियो में। वहां पे कोलंबिया ने, वहां पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई, बेसिकली अर्थ समिट हुई। वहां पे कोलंबिया ने प्रपोज किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, और यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 71 को, जिसे एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है, इस रेजोल्यूशन का नाम एजेंडा 2030 है, उसको एडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये सब कहानी हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से अपने अस्तित्व में आए, क्यों आए, हमने पहले डिस्कस कर लिया। हाँ, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि
यूएन का रेजोल्यूशन कौन सा है? 70/1 एजेंडा 23 के नाम से जानते हैं। किसने प्रपोज किया था? कोलंबिया ने किया था। सबसे पहली अवधारणा किसने डाली थी? ब्रंडलैंड कमीशन ने डाली थी 1983 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल करने के लिए जितने भी हमारी कार्यविधियां हैं, जितने भी हमारे काम हैं, उनको टोटल 17 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 17 गोल्स है टोटल गोल्स है 17। इन 17 गोल्स को फर्दर 169 टारगेट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं आपको बोल करके सुना देता हूं, लिखना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जीरो हंगर, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, जिसके ऊपर काम हो रहे हैं, सबके ऊपर काम चल रहे हैं। गोल नंबर 5 जेंडर इक्वलिटी, गोल नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जल शक्ति मिशन, आपको याद हो तो बजट में अनाउंसमेंट किया इस बार, अटल भूजल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, इसी के स्कीम के इसी गोल को मीट करने के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सोलर कुसुम स्कीम जो है। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल नंबर 9, गोल नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, गोल नंबर 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन, गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर एंड गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, गोल नंबर 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें जुडिशरी वगैरह आ जाएगी, लोकपाल एक्सेट्रा आ जाएंगे। अब ये 16 गोल तक हो गया। 17 गोल्स, 17 नंबर गोल नंबर 17 पार्टिसिपेशन को और जो ऊपर 16 गोल्स दिए गए हैं उनके लिए गए स्टेप्स के बारे में और जोर देने की बात करता है कि इन गोल्स को मीट करने के लिए गोल 17 है कि हम कसम खाते हैं ये ऊपर जो गोल दिए हैं उनको हम पूरा करेंगे। उसमें भी कुछ टारगेट दिए हैं कि गोल नंबर 1 को कैसे पूरा किया जाएगा, गोल नंबर 2 को कैसे पूरा किया जाएगा, उस सब के बारे में गोल नंबर 17 में बताया गया है, कंसोलिडेट किया गया है गोल नंबर 17 में। पार्टिसिपेशन के थ्रू हम इन गोल्स को कैसे मीट करेंगे। अब देखिए जितने भी गोल्स के बारे में हमने बात किया अभी, जो 17 गोल्स टोटल एसडीजी के हैं, उनके ऊपर समय समय पर अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बल्कि ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में इन गोल्स को मीट करने के लिए ये स्कीम्स लाई जाती हैं, क्योंकि जरूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट की, अपनी सराउंडिंग्स की पूरी तरह से सुरक्षा करें और उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आवश्यक है, साथ में डेवलप भी करें। अब इन स्कीम्स को मीट करने के लिए मीट हुई कि नहीं हुई, पहले तो मीट करने के लिए 169 टारगेट बनाए। अब इसको मीट करने के लिए टोटल इंडिकेटर बनाए गए हर डिपार्टमेंट्स को। इनके लिए पहले तो ये गोल जो एक एक डिपार्टमेंट को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया। उसमें टोटल 306 इंडिकेटर बनाए गए, 306 इंडिकेटर बनाए गए। उसमें नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में 306 इंडिकेटर बनाए गए। उसमें देखा जाएगा कि ये इंडिकेटर मीट हुए या नहीं हुए। ये होगी नेशनल इंडिकेशन फ्रेमवर्क, ये असेस करने के लिए मीट हुए या नहीं हुए, ये टारगेट के प्रति हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो नीति आयोग है, नीति आयोग, हालांकि ये इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक नोडल एजेंसी है, जिसने सिर्फ इंडिकेटर बनाए हैं एनओएसपीआई ने। नीति आयोग इनको पूरी तरह से मॉनिटर भी करता है और एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स नाम से एक इंडेक्स भी जारी करता है। इसमें नीति आयोग ने 100 इंडिकेटर रखे एसेस करने के लिए कि
कौन सा स्टेट, ये सिर्फ स्टेट के बारे में बात करेगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है वो स्टेट के बारे में बात करेगा, कौन सा स्टेट अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने के लिए कितना काम कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 100 इंडिकेटर है और नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में 306 इंडिकेटर है। ठीक है, नेशनल इंडिकेशन फ्रेमवर्क मोस्पी का है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स नीति आयोग का है। ठीक है, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और केरला को दो 2019-20 में केरला फर्स्ट रहा है एसडीजी गोल को मीट करने में और हिमाचल प्रदेश सेकंड रहा है। हिमाचल प्रदेश सेकंड। ठीक है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं तो हिमाचल सेकंड है। ओपन डेफिकेशन फ्री में भी हिमाचल प्रदेश सेकंड स्टेट था। ई गवर्नेंस में भी हिमाचल प्रदेश सेकंड स्टेट है। ई गवर्नेंस में हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है। तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश जो फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी पे चलता है। एजुकेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश सेकंड है, लिटरेसी के मामले में। तो हिमाचल प्रदेश, हमें गर्व है कि हम हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ पे जो स्थिति है वो बाकी राज्यों की अपेक्षा काफी अच्छी है। तो देखते हैं कि हम इतनी अच्छी स्थिति में कैसे पहुंचे। हिमाचल प्रदेश ने, गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे काम किए जिनकी बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं और कौन कौन से इंडिकेटर हैं हिमाचल प्रदेश के जो ये इंडिकेट करते हैं कि हम यहाँ पे अच्छी स्थिति में हैं या और हम इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि नीति आयोग नोडल एजेंसी है। नीति आयोग एसडीजी के लिए नोडल एजेंसी है। नीति आयोग ने एसडीजी को मीट करने के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट बनाए। नंबर 1 विजन डॉक्यूमेंट 15 ईयर्स के लिए। अब इस विजन डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया फर्दर। उस डॉक्यूमेंट का नाम रखा गया स्ट्रेटजी, जो 7 ईयर्स की होगी, और स्ट्रेटजी को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया। नंबर 3 जो शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान बनाए गए उनका नाम रखा गया एक्शन प्लान 3 ईयर्स के लिए। ये 3 साल का टारगेट, उन कुछ टारगेट्स को, कुछ इंडिकेटर्स को दिया गया कि ये 3 साल में अचीव करने हैं। इसी टर्म पे, ठीक इसी टर्म पे नोडल एजेंसी के डायरेक्शन पे ही हिमाचल प्रदेश ने भी अपने टारगेट्स को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, विजन डॉक्यूमेंट, स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान में। जो हिमाचल प्रदेश में विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया उसका नाम रखा गया स्टेट विजन डॉक्यूमेंट 2030। स्टेट विजन डॉक्यूमेंट 2030, उसका नाम था दृष्टि। ठीक है, इसमें ये सब बताया गया कि हमें 15 साल में कौन कौन से टारगेट जो हिमाचल प्रदेश से कंसर्न जो पूरी तरह से मीट करने हैं। फर्दर उसको डिवाइड किया गया है स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान में भी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हर टारगेट को, जैसे मैं बताया गया कि हर टारगेट को मैप किया गया है एक कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ। नोडल डिपार्टमेंट बनाए गए हैं हर टारगेट के लिए। ट्रेनिंग करवाई जाती है स्पेशली हिपा में, हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिमाचल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हिपा में स्पेशल मॉड्यूल प्रिपेयर किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। कैपेसिटी बिल्डिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। हिमाचल प्रदेश ने अब तक 138 टारगेट को कंसीडर किया है आउट ऑफ 306 टारगेट जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में दिए गए हैं, उसमें से 138 टारगेट को कंसीडर कर लिया गया है। ये सब काम जो हिमाचल प्रदेश में अभी तक हो चुके हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जो स्थिति है वो बाकी स्टेट से किस तरह से अच्छी है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम लैंड होल्डिंग की बात करें, लैंड होल्डिंग, तो हमने पढ़ा था कि लैंड होल्डिंग, एवरेज लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर के आसपास है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि
कि हिमाचल प्रदेश में मोर देन 80% जो पीपल हैं उनके पास कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह की लैंड अवश्य है, जरूर है, जो कि अदर स्टेट की तुलना में बहुत अच्छी बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। दूसरी बात, असर की रिपोर्ट में अगर आप देखें, असर क्या है, असर एजुकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो प्रथम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस रिपोर्ट को लेकर आती है। उसमें हर स्टेट की और इंडिया की ओवरऑल एजुकेशन के सिनेरियो के बारे में बताया जाता है, लर्निंग आउटकम के बारे में बताया जाता है कि कौन सी क्लास का बच्चा कितना पढ़ा है, कैसी इनरोलमेंट रेशियो है, कैसा एग्जिट रेट है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी असर रिपोर्ट में होती है। अगर हम असर रिपोर्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इनरोलमेंट रेशियो जो है वो प्राइमरी पे 98% है, प्राइमरी पे 98% है, अपर प्राइमरी पे 103% है, उसके बाद सेकेंडरी पे 107% है और हायर सेकेंडरी पे 95% के आसपास हमारी इनरोलमेंट रेशियो है, जो कि बाकी स्टेट्स की तुलना में काफी अच्छी है, बेटर देन नेशनल लेवल। उसके बाद रिटेंशन रेट की बात करें, ये इनरोलमेंट रेशियो है। और रिटेंशन रेट की बात करें, रिटेंशन रेट हिमाचल प्रदेश में एलिमेंट्री एजुकेशन में 93% है और सेकेंडरी एजुकेशन में 90% है। ठीक है, अब हम जैसे जेंडर इक्विटी की बात की थी हमने, जेंडर इक्विटी कौन सा गोल है, गोल नंबर 5 जो जेंडर इक्विटी की बात करता है। जेंडर इक्विटी मतलब सब जगह मेल और फीमेल को एक जैसा अधिकार होना चाहिए। तो उसमें से एक अधिकार है काम करने का अधिकार, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बेसिकली। तो हिमाचल प्रदेश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है पूरे देश की तुलना में। इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का है 27%, ये कॉलम नंबर 5 में जो है जेंडर इक्विटी की बात है। तो इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो है 63%। मतलब हिमाचल प्रदेश में काफी 100 में से 63 वुमेन्स जो है काम करना पसंद करती हैं, चाहे वो मनरेगा ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और रिपोर्ट के अनुसार हमें ये जानने को मिला है कि हिमाचल प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेबर फोर्स पीरियोडिक सर्वे के अनुसार जो है, उसमें ये देखा है कि हिमाचल प्रदेश में जो अर्बन एरिया है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा हो रहा है। फीमेल में वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो रही है। क्यों, इसकी वजह ये भी एक मानी जाती है कि फीमेल्स का एजुकेशन लेवल भी काफी अच्छा हो रहा है और वो अपने लेवल तक का काम जो है वो उनको मिल नहीं पाता है, इसलिए वो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड रहती है। ये भी एक कारण है। बाकी हम अगर आप चाहते हैं कि हम लेबर फोर्स पीरियोडिक सर्वे को हम डिटेल में डिस्कस करें तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इस डिमांड को भेज सकते हैं। अगर आपकी डिमांड मुझे लगेगा कि ज्यादा है तो हम अब जरूर इस लेबर फोर्स पीरियोडिक सर्वे के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, अगर आगे हम बात करें हेल्थ सर्विसेज की, ये बात कर लिया था हमने एजुकेशन के बारे में। हेल्थ सर्विसेज की तो इन सबसे ज्यादा हेल्थ सर्विसेज अच्छी मानी जाती है केरला की, उसके बाद दिल्ली में काफी अच्छी हेल्थ सर्विसेज है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी जो पर कैपिटा हेल्थ इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में 83% पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट सेक्टर से हेल्थ सर्विसेज लेती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ओनली 17% ही डिपेंडेंट है। 83% जनता जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही हेल्थ सर्विसेज अवेल करती है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के बारे में बात करें तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हिमाचल में 38 है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 34 है। और सैनिटेशन के बारे में पहले बात कर ही लिया था कि हिमाचल प्रदेश जो 2016 में ही ऑलरेडी सैनिटेशन फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। ये सब चीजें जो थी वो हिमाचल प्रदेश से कंसर्न थी, एसडीजी की कंसर्न थी। डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन कंज्यूमरिज्म को साइड में रख के हम कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी संसाधनों का इस्तेमाल कर लें
कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना छोड़ें, और अपने लालच की वजह से, अपने कंज्यूमरिज्म की इंटेंशन की वजह से अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को इतना पोल्यूट कर दे कि वो रहने लायक ही ना रहे। बाकी आप करंट सिनेरियो के बारे में खुद जानते ही हैं। अति सर्वत्र वर्ज्यते, एक कहावत है संस्कृत में, और जो भी दुष्परिणाम आते हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से आते हैं। तो हमें जरूरत है इन सब चीजों से बचने की। हम माइंडफुल यूज करें अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का। हम धरती से उतना ना लें जितना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ग्लोबल फुटप्रिंट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड फंड, दोनों मिलकर के एक रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें वो बताते हैं कि हमने ओवरशूट डे, जिसको बोलते हैं ओवरशूट डे, तो ओवरशूट डे के बारे में बताते हैं वो कि धरती एक साल में कितना प्रोड्यूस कर लेती है और कितना प्रोड्यूस करती है, और उसका हम कंजम्पशन कितने दिनों में कर लेते हैं। तो ये बहुत दयनीय स्थिति पे पहुंच चुके हैं हम अभी। जो 2017 में ओवरशूट डे मनाया गया था वो शायद जुलाई के आसपास था, 17 जुलाई। अगर आपको ज्यादा पता हो तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन जुलाई के आसपास ओवरशूट डे था। तो ये बहुत शर्मनाक चीज है कि एक साल में जो धरती प्रोड्यूस कर पाती है उसको हम जुलाई तक आते आते पूरी तरह से कंज्यूम कर देते हैं। धरती के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती है कि उसको दोबारा प्रोड्यूस कर सके वो एक उसी टाइम के अंदर। तो बहुत भयावह स्थिति की तरफ हम जा रहे थे। इससे बचने की जरूरत है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाने की जरूरत है। पर्यावरण से जुड़े रहिए, पेड़ लगाइए, गंदगी मत फैलाइए। अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उसको भी रोकिए। नेचर के साथ जुड़े रहेंगे तो मानसिक संतुलन भी अच्छा बना रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।